वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। जी हाँ, तो आज हम आपके लेकर आए हैं सीटेट, जो अभी हम सीटेट स्टार में पढ़ा रहे हैं। तो स्टार सीटेट क्लासेस की ओर से आज से आपके लिए जारी होने वाला है 120 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। याद रखिएगा, 120 क्वेश्चन का सॉल्व आज से हम आपको देने वाले हैं। जी हाँ, 120 क्वेश्चन का सॉल्व आज से देने वाले हैं और वह सॉल्यूशन आपको जो होगा 1 to 5 वाला होगा सर। ठीक है, तो जितने भी अभी तक नए व्यक्ति हैं, अगर जिनको प्रॉब्लम होता है कि कहीं ना कहीं, बहुत सारे लोगों का कहना था कि आप बताते हैं मतलब ऑन बोर्ड पर तो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन हम घर जाते हैं तो भुला जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसलिए जरूरत नहीं है कि अब आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो मिलने वाला है। जी हाँ, स्टार सीटेट क्लास के तरफ से। तो चलिए सर, सबसे पहले हम यह बात कर लेते हैं, सीडीपी का सबसे चैप्टर उठाएं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, विकास क्या है? तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि विकास जो है, जो एक आगामी नहीं है ना एक दिशीय है। विकास क्या है? तो याद रखना है, विकास में बदलाव किए जाते हैं। देखिए, विकास एक तरह का क्या, तो विकास में बदलाव किया जा सकता है। विकास एक, याद रखना है, विकास एक जो है सार्वभौमिक सार्वभौमिक क्रिया है। सार्वभौमिक क्रिया पूछेगा, विकास क्या? तो सार्वभौमिक क्रिया है। सार्वभौमिक का मतलब क्या हुआ कि जैसे जो जन्म से, एकदम नोट करते जाएंगे, एक एक पॉइंट पर आपसे हम डिस्कस करेंगे आज। जन्म से जीवन पर्यंत तक चलने वाली नियंत्रण क्रिया, नियंत्रण चलते रहती है। तो नियंत्रण चलते रहती है, तो याद रखिएगा, जो विकास है सार्वभौमिक क्रिया है, जो जन्म से जीवन पर्यंत, नहीं एक आगामी न बता दीजिएगा और नहीं एक दिशीय बताइएगा। कहिएगा विकास कभी भी लोगों को बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, यह जन्म से लेकर यानी गर्भ से लेकर आप मृत्यु तक इसको बोल सकते हैं। ठीक है, गर्भ से ये भी आप बोल सकते हैं कि गर्भ काल से लेकर कहाँ तक होता है? तो मृत्यु प्रांत तक होता है। जीवन हमेशा बदलाव हो, यानी विकास जो है, जो इंसान होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो भी कहिए, उनमें विकास कभी भी किया जा सकता है सर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। अब देख ली, अब यहाँ पर प्रश्न हम बांट रहे हैं आपको। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा पूर्णतः अनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। देखिए, अनुवंशिकी का मतलब समझिए आगे। अनुवंशिकों का मतलब क्या होता है ना, पूर्वजों से मिला हुआ गुण। याद रखिएगा, ठीक है, पूर्वजों से जो मिला हुआ गुण रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अनुवांशिकी कहेंगे। जैसे मित्र का चयन, अच्छा मित्र का चयन क्या पूर्वजों से मिलेगा? नहीं मिलेगा। आंख का रंग, आपका जो आंख का रंग है वह पूर्वजों से मिलेगा। कभी कभी कोई व्यक्ति का ऐसा होता है ना कि जो आंख जो देखिएगा ना तो भूरा रहेगा। ठीक है सर, एकदम पूरा भूरा कलर का रहेगा, तो उसका जो बेटा भी होगा ना उसका आंख भूरा ही रहेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कोई विकलांग है, ठीक है, तो हम मतलब कहते हैं, भगवान ने करे ऐसा रहे किसी को कि कोई विकलांग है तो उसका जो बच्चा है उसका भी थोड़ा विकलांग ही आता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो मतलब अनुवंशिकी का मतलब क्या होता है कि जो पूर्वज से मिला हुआ गुण, मतलब एक रोग, ठीक है, मान लेते कोई रोग है उनका पिता का, तो बेटा का भी वही रोग होगा। ठीक है, तो उसी को बोला गया है क्या कि आपको अनुवंशिक। तो अंक का रंग एकदम परफेक्ट है। शैक्षिक सफलता नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि बाप पढ़ा लिख के आईएएस बन गया बेचारा, तो क्या बेटा भी आईएएस बनेगा? जरूरी है? नहीं जरूरी है। शिक्षा में रुचि नहीं सर, कोई जरूरी नहीं है कि अगर पिता उसका पढ़ने में बहुत अच्छा रहा तो बालक जो है यानी बेटा उसका जो है वो भी पढ़ने में अच्छा रहेगा। नहीं, आंख का रंग, हाँ आंख का रंग एकदम पूरा है, ये आपका कौन सा हो गया? अनुवांशिकी का मतलब समझ गए होंगे अच्छी तरह से, पूर्व से मिले हुए गुण। तो अभी तक आपको फिर एक बार कहते हैं सर, अभी तक मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस भी दबा दीजिए और लाइक जरूर करते जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा आप। थर्ड में, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है कि सीखने का प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बच्चा क्या है। देखिए, पहला है परिपक्वता, नहीं परिपक्वता नहीं कहेंगे। दूसरा है निष्कर्षीय सामाजिक, निष्कर्षीय एकदम नहीं होगा, प्राथमिक भी नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या है सीखने की प्रक्रिया, तो प्राथमिक में हम कहाँ से सीख सकते हैं? हाँ, द्वितीय सामाजिक आप हो सकता है। द्वितीय सामाजिक कैसे होगा ये समझिएगा। देखिए, समाजीकरण जहां आपको आ जाएगा सर, समाजीकरण है, समाजीकरण जब भी हम करेंगे तो द्वितीय सामाजिक में करेंगे। आपको बताए थे
आपको चैप्टर में बताए थे, अधिगम के बारे में आपको नॉलेज दिए थे, अधिगम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चौथा का कौन सा राइट हो जाएगा? डू। द्वितीय अभिकरण किसे कहते हैं? ये भी जानते हैं कि शैक्षिक संस्थाएं हो गया। कौन सा संस्थाएं? शैक्षिक। थोड़ा नोट भी करते चल जाते हैं, जो कि यहाँ तो आपको हल्का सा नोट कर देते हैं। शैक्षिक संस्थाएं हो गया, धार्मिक हो गया, धार्मिक संस्थाएं हो गया आपका, ठीक है, और संस्कृति संस्थाएं जो भी आपका है द्वितीय समाजीकरण में आ जाएगा। चौथा में देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है, कोहल वर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरा स्तर परंपरागत नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? जी हाँ, तो तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? अच्छा लड़का अच्छा लड़का अब अच्छा लड़की कहा गया। तो एकदम आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोहल, याद रखना है कि कोहल वर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्वयं परंपरा की नैतिक कहा है। जो तीसरी अवस्था में बताया गया है क्या? अच्छा लड़का और अच्छा लड़की, यह आपको कहा गया है, ठीक है, अभी विन्यास कहा गया है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। कोहल का अगर आप पढ़े होंगे तो आपको अच्छी तरह से यह जानकारी होगा। 5वां नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं कि जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना को क्या कहते हैं? ठीक है, यह आपका 5वां नंबर प्रश्न है। तो देखिए सर, तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वर्तमान में स्कीमा, कौन सा हो गया? वर्तमान में स्कीमा दिया हुआ, तो स्कीमा का परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण को नए स्कीमा का समायोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, समायोजन कहते हैं। समायोजन का मतलब समझिए आप। सबसे पहले समायोजन का अर्थ क्या होता है? देखिए, समायोजन का अर्थ होता है नया विचार। क्या होता है? नए विचारों या वस्तुओं को समायोजित करने के लिए वर्तमान में स्कीमा कहा जाता है। वर्तमान में स्कीमा कहा जाता है, याद रखिएगा, स्कीमा कहा जाता है। तो याद रखना है क्या कि समायोजन का अर्थ क्या हुआ था? नए विचारों और वस्तुओं को समायोजित करने के लिए वर्तमान में हम लोग क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 5 का ए हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था और हम लोग बना लिए होंगे। और आपसे जिन टीचरों के मतलब आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे टीचर को अगर संपर्क करना है तो यहाँ मोबाइल नंबर दे दिया गया है, आप संपर्क भी कर सकते हैं, क्लास को ज्वाइन भी कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यक्ष या कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? पियाजे के अनुसार पूछा है। तो देखिए, ये भी आपका जो है अभी हम आपको बताएं स्कीमा के बारे में, ठीक है। तो जीन पियाजे स्कीमा, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसमें बनाना क्या था, तो आराम से निकल गया। 7 नंबर प्रश्न है, देखिए कि रसीम अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों को उपयोग करती है और सहपाठी द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इसका सामर्थ्य है? एकदम अच्छा एकदम क्वेश्चन दिया गया है 7 नंबर में। देखिए, पहले नंबर हम जानते हैं कि रसीम द्वारा जो है, देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं, रिक सिगमंड फ्राइडेट को मानो यौनिक सिद्धांत, नहीं मान यौनिक सिद्धांत, ये तो गलत हो जाएगा। ले वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत, एकदम सही है सर। ले वाइगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत, लैगेंस का नहीं है, ये तो आपको याद करना होगा। स्किनर का भी नहीं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ले वाइगोत्स्की अगर आप तो अभी तक अगर नहीं पढ़े हैं सर तो जाइए पढ़िए। ले वाइगोत्स्की में देखिएगा सामाजिक में वो बताए हैं, ठीक है, कि क्षमताओं का नाम विभिन्न प्रकार के उपयोगों की सहपाठियों के अधिगम को बढ़ावा देने का कार्य कौन सा समूह करती है? तो ले वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत करते हैं। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न दिया हुआ 8वां में, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पार का उदाहरण नहीं है? पार का उदाहरण नहीं है तो देख लेते हैं। अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन, ये तो नहीं है सर, ये तो गलत हो गया। नहीं ये है रटना नहीं है। कौन नहीं है? रटना नहीं है। इशारा संकेत भी है और यह इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा होगा? पार का जो हो गया। पार का मतलब होता है संकेत, भाव, ठीक है, याद रखिएगा। संकेत, इशारा, भाव, सहपाठी का साझा करना, अपने को उच्चारण करना या तो अनुकरण करना, उसी को पाठ कहते हैं। तो जो रटना है, बच्चों को रटन विद्या नहीं देना, याद रखना है। पार का मतलब क्या? कि बच्चों को रटन विद्या नहीं करना, या ऐसा निगेटिव भी आप इसमें ढूंढकर मार सकते थे, कुछ भारी नहीं था। 9 में आप देख सकते हैं प्रश्न दिया हुआ था, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एवं रचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? ठीक, देखिए नहीं बोला है। तो 9 का जो आपका राइट आंसर इसका जो हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं कि बहुआयामी
क्षरों का प्रोत्साहन परि परि प्रेक्षों बहुयामी 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 परिप्रेक्षों का प्रोत्साहन। चलिए ठीक है, नहीं पूछा है तो पॉजिटिव है, प्रोत्साहन एकदम है। इसके बाद सामूहिक सहयोगिता एकदम, अगर बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा है शिक्षण में तो आप क्या किसका मदद कर सकते हैं, सामूहिक ले सकते हैं, ये भी आपका बहुत पॉजिटिव शब्द है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वेदन और दोहराना, नहीं, ये तो आपको वेदन और दोहराना आपका निगेटिव शब्द हो गया। प्रयोगात्मक एकदम कर सकते हैं, तो इसका जो निगेटिव शब्द कौन सा हो गया, वेदन और दोहराव। तो वेदन और दोहराव जो हो गया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह एक तरह का निगेटिव वर्ड आपका दिया गया है यहाँ पर। तो पॉजिटिव और निगेटिव भी देखकर आप आराम से छाड़ सकते हैं, जो क्लास में हमेशा बताते रहते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि के अनेक विशिष्ट संसाधन सक्रियों के पदों के रूप में परिभाषित किया गया है। जी हाँ, प्रश्न बहुत अच्छा दिया हुआ है 10 में कि किसने किया गया। देखते हैं कि चार्ल्स स्पीयर में, नहीं इसका नहीं है। ऑल्फ्रेड वेट, इसका भी नहीं है। बीनेट का भी नहीं है। थियोडोर साइमन का हार्डवर्क गवर्न, ये आपका हो जाएगा हार्डवर्क गार्डनर का। जी हाँ, हार्डवर्क गार्डनर का हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका यही। 11 नंबर प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं, एक संरचनावादी कक्षा में संरचना, या देखिए प्रश्न दिया हुआ, संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किसका महत्व दिया जाना चाहिए, यह दिया गया हो। चलिए देख लेते हैं। संगठनात्मक मूल्यांकन दूसरा दिया हुआ, संरचनात्मक मूल्यांकन, और तीसरा जो दिया हुआ एक आमी मूल्यांकन। तो और चौथा इसका देख लेते हैं थोड़ा। चौथा में देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है क्या, मानवीकृत एवं एक समान मूल्यांकन। नहीं, मानवीकृत तो नहीं होगा, मानवीकृत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि संरचनात्मक आपका है ना, तो मानवीकृत नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 11 नंबर राइट का आंसर हो जाएगा संगठनात्मक नहीं, संरचनात्मक। संरचनात्मक का यही हो जाएगा, चूंकि बच्चा संरचनात्मक में क्यों इसका आंसर संरचनात्मक होगा। अब देखिए, एक संरचनात्मक कक्षा में संरचनात्मक मूल्यांकन का पर ही महत्व दिया जाएगा, क्योंकि इनमें कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों का सिखाने का प्राप्त अवसर होता है। सीखने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है। जी हाँ, प्राप्त होता है। तो ये आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर आप देख रही हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है क्या, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद बोला है वाइगोत्स्की के। देखिए, जब तक वाइगोत्स्की सब आप नहीं पढ़िएगा तब तक आपका राइट आंसर नहीं जाएगा। पहला दिया हुआ क्या, बच्चों का आत्मक्रांति का घातक नहीं है, घातक नहीं है, याद रखिएगा। बच्चों का क्रियाकलाप और व्यापार में अवरोधक नहीं, ये भी नहीं, अवरोधक बाधक देता है, जी नहीं देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चों का बाधक नहीं पहुंचाएगा। अगला थर्ड में है क्या, जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार और संचालन में सहायता देना। जी हाँ, एकदम राइट है। इसके राइट है वाइगोत्स्की के द्वारा बोला गया है क्या, कि जब भी अगर बच्चा पढ़ रहा है, उसको कठिन लग रहा है शब्द, तो उस समय आप क्या कीजिएगा, आप अपना व्यवहार से क्या कीजिएगा, संचालन में उसको सहायता कीजिएगा। व्यवहार मतलब आप अच्छी तरह से उसको बताइएगा। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। संकेत दिया संख्या, ये तो होगा नहीं, चूंकि पहले ही निगेटिव दे दिया, तो निगेटिव कहां से हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 13 नंबर में कि लड़कियों को गुलाबी कपड़े और गुड़ियों से जोड़ा जाता है। ठीक है, लड़कियों को गुलाबी कपड़े और गुड़ियों से जोड़ा जाता है, और बोला है लड़कों के नीले कपड़े और कारों से जोड़ा जाता है। तो इसका यह किस में मतलब दर्शाता है। देखिए सर, इसका जो राइट आंसर आपका 13 का जो हो जाएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए, ठीक है। इसका जो राइट है, देखिए, जेंडर नियंत्रण नहीं, जेंडर नियंत्रण तो नहीं हो जाएगा, जेंडर शक्तिकरण भी नहीं होगा, और जेंडर विदितता भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जेंडर रूढ़िवादी। जो कि बोला क्या, रूढ़िवादी कैसे होगा ये भी बताते हैं। बोला लड़की गुलाबी कपड़े, बचपन से ही जो लड़की होती है गुलाबी कपड़े का पसंद करते हैं और गुड़ियों से जोड़ा, यानी गुड़ियों से खेलता है। लेकिन जो लड़का होता है वह क्या है, कपड़ा पहनता है बेचारा, यानी कपड़ा से खेलता है, मतलब उनका पहनावा हो गया, कारों से जुड़ा हुआ। तो यह एक तरह का रूढ़िवादिकता है। क्या है, रूढ़िवादिकता। अभी नहीं पढ़े रूढ़िवादिकता को तो पढ़िए, क्योंकि अभी तक आपका टाइम है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, टाइम है, आराम से निकाल सकते थे। 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ क्या, कि शिक्षा सफल हो जाती है जब बच्चे से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों
का पुनः उत्पादित करे, जौ का त्यों उत्पादित करे। ठीक है, दिख रहे हैं। जानकारी का पुण्य रूपांतरण बच्चों के सीखने का अर्थ पुण्य घोतक है। अर्थ पुण्य घोतक है, नहीं घोतक नहीं होता है सर। ठीक है, घोतक नहीं होता, इसका ये सही है, ये गलत है। देख लेते हैं अब ये सही कौन है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये सही आवाज गलत है, आराम से निकाल सकते थे इसको। 15 में दिया हुआ क्या, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की भूमिका क्या होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। संरचनात्मक कक्षा में अध्यापक और छात्रों की भूमिका क्या होती है, चलिए बात कर लेते हैं। पहला क्या है कि कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय नहीं होते, नहीं निष्क्रिय नहीं होते, सक्रिय होते हैं। बताइए, कक्षा में बैठिएगा तो क्या आप आराम से क्या बनिए, निर्जीव बन के बैठिएगा कि सजीव बैठ के बनिएगा। अगला, छात्र क्रियाशील होते हैं परंतु अध्यापक निष्क्रिय होते नहीं, ये दोनों पॉइंट गलत हो गया। तीसरा देख लेते हैं, अध्यापक और छात्र दोनों क्रियाशील होते, एकदम राइट है। चौथा देख लेते हैं, अध्यापक क्रियाशील होते परंतु छात्र नहीं, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 15। 15 का तो एकदम इजी था, आराम से आप लोग बना सकते हैं, तो कुछ ऐसा नहीं इसमें लगा मेरे हिसाब से। 16 नंबर प्रश्न की ओर हम चलते हैं। एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। समावेशी का रचना करने के लिए कैसे करते हैं, देखते हैं। अपनी उच्च अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभवों को स्वयं सीमित किया गया, एकदम आराम से कर सकते हैं, राइट बात है। देखते हैं सेकंड ऑप्शन, कक्षा में बच्चों के अनुभवों को विविधता को सम्मिलित करके, ये भी आपका राइट बात है। संस्थाओं में समानता की मूल्य संस्कृति पर बल देके, बल नहीं सर, गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं इसका, बल, संस्थाओं में बल देकर बोला है ना, बल जो हो गया इसमें आपको बल नहीं देना चाहिए था। देख लेते हैं, छात्रों को प्रोत्साहन करके स्वयं को निजीकरण अनुकूल बना लेना, उसी के तरह ठहर देना, ये भी आपका सही है। यानी सही इसमें आपका कौन सा हो गया, 1, 2 और बल तो देकर नहीं, मूल्य संस्कृति पर आप बल कैसे दे सकते हैं, बच्चों को दबाव तो नहीं बना सकते हैं। 4, इसका राइट आंसर बी होना चाहिए, बी, इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। अगर आप कोई ऑप्शन जानते हैं, अगर किन्हीं के पास है कि नहीं इसका राइट आंसर ए होगा, तो ए कैसे होगा सर, इसका थोड़ा डिफाइन हमको कर दीजिएगा। अगर किन्हीं को लग रहा है कि अगर ए होगा तो कि 1, 2, 3 होगा तो। अगला आइएगा, रमणीक की कक्षा में एक दृष्ट, याद रखिएगा दृष्टबाधित छात्र है। ठीक है, दृष्टबाधित छात्र बेचारा को नहीं जनाता है, यह दिक्कत है। एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशनात्मक समायोजन करने चाहिए। 17 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए इसका हम बात करते हैं। आपको बोला है क्या कि विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुत करने, देखे बहुत सारा विभिन्न प्रकार के दर्शनात्मक का प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, ये भी सही। दूसरा देखते हैं, मुद्रित पुस्तका उपलब्ध करा के, मुद्रित पुस्तका उपलब्ध करा के, ये भी सही है। अगला देखते हैं क्या कि त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पार्शिक संसाधनों का प्रावधान करके, बहुत अच्छा। तो त्रिविमीय मतलब समझते हैं सर, त्रिविमीय किसको कहते हैं इसे बताइए। त्रिविमीय नक्शा हो गया, चार्ट हो गया, ठीक है, जिसे दृश्य वालों को जो पढ़ने का जो होता है ना, त्रिविमीय, याद रखिएगा। ब्रेल लिपि, कौन लिपि, ब्रेल लिपि लिख देते हैं। ब्रेल लिपि को पढ़ने में बहुत आसान होता है। कौन सा, किसके मदद से होता है, त्रिवेणी। तो इसका सबसे, ये नहीं कि गलत है, सबसे लेकिन इंपॉर्टेंट जो इसका जो है सबसे अच्छा 4 ऑप्शन में से कौन सा अच्छा ऑप्शन है, थर्ड का, तो थर्ड इसका राइट हो जाएगा। 18 में देखिएगा दिया हुआ है क्या, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबें सोचती है, अलग अलग तरकीबें सोच रही है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है। पहला देखिए मानसिक दिया हुआ है, दूसरा कम बोधगाम या तो परिज्ञानात्मक, अभिसारी सोच कि अपसारी सोच। बताइए 18 का इतना इजी दिया हुआ है, अभिसारी नहीं होगा, मानसिक भी नहीं होगा, कौन सा सोच हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा। अपसारी कैसे होगा सर, इनके बारे में चल सर, अपसारी सोच के बारे में अगर अभी तक पढ़े हैं, क्योंकि अभिसारी सोच का मतलब ही होता है क्या, खोज। क्या हो गया, खोज। अभिसारिक का ही आविष्कारक, ये सब याद रखिएगा। आविष्कारक, अभिसारिक तथा मौलिकता का जन्म देता है, मौलिकता का जन्म देता है। जो अपसारिक चिंता में रहेगा ना अलग अलग, तो उनको सोचिएगा आगे चल के कोई ना कुछ इसका खोज करेगा, आविष्कारक करेगा बेचारा। मौलिकता एकदम का जन्म देता है, यही याद रखना है। 18 का 19 में आपका दिया हुआ है क्या कि राजू जो है
61 देखिएगा, 61 के स्थान पर क्या होता है ना, 16 लिख देता है। बी को डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है, तो यह किसका परिचय, आराम से बना सकते थे। क्या है ये 19 में, इतना इजी तो प्रश्न था। पहला ही तो इसका हो गया पठन वैभव। पठन मतलब वैकल्प आपका आ जाएगा, तो पठन वैकल्प को कौन सा शब्द विकार में अगर इसको बात करेंगे तो क्या कहा जाता है, तो कहिएगा डिसलैक्सिया। डिसलैक्सिया लिख देते हैं सर, डिसलैक्सिया। पठन विभाग में ये तो होगा नहीं सर, लेखन तो होगा नहीं, क्योंकि लेखन लिखने से संबंधित तो नहीं क्या, लेकिन कितना आदमी लिखने से मार देगा, यही तो गलत कर देंगे आप लोग। शैक्षिक तो होगा नहीं, जब 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए ही होगा, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न देखिएगा दिया हुआ, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार की सहायता मिल सकती है, किस प्रकार की सहायता मिल सकती है। चलिए, पहला दिया हुआ व्यक्तिगत लक्षणों का निर्धारण, दूसरा दिया हुआ प्रतिस्पर्धा की संस्कृति, तीसरा है सहयोगात्मक अधिगम, और चौथा आपको दिया हुआ है मानकीकृत निर्देश। तो किसका हो जाएगा सर, देख लेते हैं। मानकीकृत, पहले व्यक्ति लक्षणों का निर्देशन यह दे सकते हैं, समावेशी कक्षा है ना, समावेशी बच्चों को मिल सकता है। प्रतिस्पर्धा संस्कृति, तो प्रतिस्पर्धा संस्कृति की नहीं इसमें आपको आएगा। सहयोग में आराम से मिल के बना सकते हैं। मानवीकृत निर्देशन ये भी आपका नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए और सी। तो ए और सी देखिए यहाँ थर्ड में आपका आ जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी। व्यक्तिगत में आप देखिए सहयोगात्मक अधिगम में आप सहयोगात्मक, हाँ सहयोग मिलेगा, अब व्यक्ति अपने लक्ष्य के निर्धारित रहेगा, ठीक। इसका राइट आंसर 20 का सी ही होगा। चलिए 21 का आप देख लेते हैं। एक संरचनावादी पेज में बच्चों को किस प्रकार समझा जा सकता है। पहला क्या दिया हुआ, निष्क्रिय प्रणाली रूप में, दूसरा दिया हुआ आपका क्या कि छोटे वयस्कों के रूप में, और तीसरा दिया हुआ है दुष्ट जीव के रूप में जिन्हें सभ्य बनने की जरूरत है, और चौथा में आपका है अपने पर्यावरण को समझने के उत्साहुक हुआ करते हैं। अब आप देखिए सर, ऑप्शन से ही आपका डायरेक्ट निकल गया, ठीक है। देखिए निष्क्रिय प्राणी के रूप में, ठीक। अब निष्क्रिय ये भी ठीक है, छोटे वयस्कों के रूप में नहीं, छोटे वयस्कों के रूप में नहीं हो सकता। दृष्टि जीव के रूप में जिन्हें सभ्य की जरूरत होती है, ये भी नहीं होगा। पर्यावरण, बच्चे के आपको बताएं संरचनावादी कि जो भी बच्चा पर्यावरण को समझने का उत्सुक रहेंगे उन्हीं को संरचनावादी परिप्रेक्ष्य कहा गया है। 22 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं। 22 में प्रश्न पहला दिया हुआ ऑप्शन में कि बच्चों की असफलता का कौन सा कथन सही है। असफलता का गुण रोपण हमेशा उनके अनुवांशिक दोषों का किया जाता है, अनुवांशिक दोषों का किया जाता है, बच्चों का अनुवांशिक दोषों का किया जाता है। सेकेंड में आपका दिया हुआ इसमें कि बच्चों की असफलता के कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना। जी हाँ, क्या करेगा, बच्चा को व्यवस्था जो होता है उसको अनदेखा कर देता है। मेरे हिसाब से तो 2 बी मार दिए हैं, देखते हैं तो इसके बाद ऑप्शन, पूरा ऑप्शन पढ़ लेंगे उसके बाद ही ना बताएंगे। अगला ऑप्शन में है ए बालक जो कभी भी स्कूल नहीं गई, तो एकदम नहीं होगा। हाशिए पर रहने वाले समुदाय के, ये भी नहीं होगा। अकादमी सफलता प्राप्त करने का क्षम नहीं है, नहीं है, निगेटिव है। इसका राइट आंसर बी ही होगा, दूसरा नंबर। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ही होगा। असफलता कारण हुआ बच्चा अनदेखा कर देता है, जिनका, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए सर 23 में आपको दिया हुआ प्रश्न क्या कि एक शिक्षक अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकता है। आराम से एकदम इजी नंबर प्रश्न है एक सब। देखिए वेधन अभ्यास करके नहीं कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर भी नहीं करते हैं, विषय वस्तु द्वारा विद्यार्थियों को जीवन, देखिए जहां जीवन से संबंध आ जाएगा आराम से मारिए ना, एकदम आंख मतलब देख लीजिए प्रश्न, हम आंख मूंद के मार दीजिए 3। अब आप कहिएगा आंख मूंद के मारेंगे तो गलत हो जाएगा, तो कहने के तो कुछ भी कर सकते हैं आप। अगला आ जाइए। अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्ययों के संबंध में बताती है, तो इस प्रकार के शिक्षण शास्त्र को क्या कहा जाता है। तो आराम से देखिएगा, इसका 24 का प्रश्न देखते हैं। अधिगम का स्थानांतरण और अंतः विषय आत्मक अधिगम को बढ़ावा देना, एकदम राइट बात है। ज्ञान को अर्जन को रुकावट उत्पन्न, अच्छा बताइए, ज्ञान को अर्जन को रुकावट पैदा देगी, गलत बात हो गया ना। अधिगम के रुकावट, अगला प्रश्न दिया हुआ इसी में क्या, ऑप्शन में रुकावट उत्पन्न करेगी क्योंकि छात्र बोझ समझते हैं। हाँ सर, बोझ समझेगा ये,
छात्रों को भ्रमित करने की, एकदम गलत बात है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, ये जानकारी किस स्मृतियों में संगठित होती है? देखते हैं। पहला दिया हुआ है क्या? पहला इसका आपका दिया हुआ है बाइक की सवारी करने की प्रतिक्रिया, दूसरा है धूले कपड़े की तह करने की प्रक्रिया, और तीसरा है 7 वर्षों की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। 25वां नंबर प्रश्न है जो बहुत अच्छा है। देखिए क्या दिया हुआ है, इसका ऑप्शन यहाँ है, ठीक है। ये ऑप्शन मत समझिएगा, ये तो हम पढ़ रहे थे। अल्प अवधि स्मृति, दीर्घ अवधि स्मृति, उसके बाद है संवेदिक, और चौथा आपका हो गया कार्यकारी। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं कि 7 वर्ष की उम्र में बालक चढ़ रहा है, या तो धूल कपड़े की तय कर रहा है, या तो बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया कर रहा है, तो सबसे पहले इसका हम ध्यान देने वाले हैं कि बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, ठीक है, या तो धूले कपड़ों की तह करने की प्रक्रिया, तो सांस चढ़ने की अवधि की जानकारी दीर्घ अवधि स्मृति में, याद रखिएगा, लिख ही देते हैं, दीर्घ अवधि स्मृति, दीर्घ अवधि स्मृति, ठीक है। दीर्घ अवधि स्मृति में शारीरिक कौशल और क्षमताएं का विकास होता है सर, ठीक है, याद रखना है, शारीरिक कौशल और क्षमताओं का विकास होता है, और क्षमताओं का विकास होता है, ठीक है। तो इसका आंसर राइट कौन सा हो जाएगा? दीर्घ अवधि, यानी 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ। अल्प में नहीं होगा, ना ही कारिक में होगा, ना ही संवेदिक में होगा। 26 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की दृष्टि को समझाने के लिए सही नहीं है? नहीं है, ठीक है, नहीं, देखिए निगेटिव वर्ड है यहाँ पर, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। पहला नंबर क्या दिया हुआ है? यह कक्षा के छात्रों का ग्रेड और पद्धतियों को निर्धारित करने का मदद करता है, एकदम पॉजिटिव है, ग्रेड पद्धति है, ठीक है। दूसरा है शिक्षक को छात्रों का अवधारणा समझ में अवगत कराता है, ये भी अवगत कराता है, ठीक है, लेकिन नहीं ना पूछा है, तो निगेटिव आपका हो गया। दूसरा है, तीसरा देखते हैं, शिक्षा अधिगम में प्रक्रिया की त्रुटि को समझ सार्थक है, क्योंकि यह अधिगम की सहायक हिस्सा है, यानी सिंपल का हिस्सा है। यह बच्चों की सोच अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। लेकिन इसमें पूछा निगेटिव, तो निगेटिव इसमें कौन सा आपका हो जाएगा? पॉजिटिव आंसर में घुस देंगे, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 26 का 1 हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न में आप देख सकते हैं, आराम से दिया हुआ है क्या कि किस प्रकार की प्रेरणा उस गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप आनंद पूर्वक और संतोषजनक है। 27 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, कौन सा है देख लेते हैं। आंतरिक प्रेरणा, तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या किसे कहते हैं बताइए? तो उन गतिविधियों को कहते हैं जो अपने आप आनंद, आराम से, इसी तो आप मार दीजिए, आगे तो बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। आंतरिक का बात तो होगा नहीं, ठीक है, गुण तभी नहीं होगा, ना स्थिति होगा, कभी होगा? 27 का यही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 नंबर प्रश्न यहीं पर दिया हुआ है कि शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों की अपेक्षा या तो उपेक्षा, ठीक है, क्या है? देखिए शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों की उपेक्षा या बोला है क्या, उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है, देख लेते हैं। दूसरा है, क्या विद्यार्थियों का अधिगम से कोई संबंध नहीं है, ये तो निगेटिव आपका है, ये निगेटिव है। ये भी देखिए निगेटिव है, नहीं डाला हुआ, एकमात्र ये भी निगेटिव है। अब देखिए ये 3 को तो निगेटिव है, पॉजिटिव तो मुझे एक ही नजर आ रहा है इसमें ना, तो एक कौन सा नजर आ रहा है? तो निगेटिव पॉजिटिव देखकर भी आप आंसर मार सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं बन रहा है ना क्वेश्चन तो ये तो हम छोड़ दें। आप पॉजिटिव और निगेटिव देखकर भी आंसर आराम से ठीक लगा सकते हैं, तुक्का जिसको बोल सकते हैं कि हम तुक्का लगाए हैं, तो यहाँ पर तुक्का आप आराम से लगा सकते थे। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है 29 में, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जाता है? चलिए देख लेते हैं बाल किस कैसे किया जाता है। 29 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, शिक्षिकाओं को उनके से निष्पादन के बारे में समय प्रति पुष्टि देकर, ठीक है सर, एकदम राइट बात है। दूसरा देते हैं, विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने से, देखिए सर, प्रश्न पूछने से हतोत्साहित नहीं करेंगे, देखिए आपका निगेटिव शब्द हो गया। बारंबार परीक्षा लेकर, बताइए आप अगर टीचर है तो बच्चा को क्या कीजिएगा? बार बार परीक्षा लीजिएगा, अब बीच बीच में उसको डराइएगा, तुम नहीं बनाते हो, इतना मारेंगे ना, तो डराना नहीं बच्चों को, याद रखिएगा ना, डराना नहीं मारना। सीटेट कहता है कि नहीं डराइए और नहीं मारिए, जहां डराइएगा मारिएगा तो आपका नौकरी खतरे में पड़ जाएगा सर। अगला ये, विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धा, देखिए प्रतिस्पर्धा नहीं करना है, हाँ प्रोत्साहित करना है, लेकिन प्रतिस्पर्धा नहीं करना। तो आपका राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अगला 30 में आपका देख लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति
2020 का यानी 2020 का क्या पर प्रस्तावित करती है? क्या प्रस्तावित करती है? पहला देख लेते हैं, विद्यालय की पाठ्य चर्चा के विषय वस्तु में कटौती। अच्छा बताइए, कटौती बोला है, यह क्या बोला है? कटौती। 30 नंबर प्रश्न में। तो कटौती का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब विषय को काट देना। ठीक है, विषय को क्या करेंगे हम, इसको काट देंगे। तो हम विषय को हम काट देते हैं। ठीक है, 2020 के विषय को कटौती की है, ये की है सर एनसीएफ। तो ये आपका सही बात है। ठीक, चलिए दूसरी की अगर हम बात कर लेते हैं, इसमें विद्यालय की पाठ्यचर्या को लचीलापन में वृद्धि बोला है। क्या कि जो विद्यालय में है पाठ की लचीलापन में वृद्धि, यानी इसमें आपको है ना वृद्धि करना, यानी वृद्धि किया लचीलापन में। तो लचीलापन एकदम सही है, पॉजिटिव वर्ड है, इसमें मार देंगे। अगला है क्या, रटट अधिगम को महत्व देना। नहीं, उस कहता है कि रटट विद्या नहीं पढ़ो। ठीक है, तो ये गलत हो गया। विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना सब पॉजिटिव वर्ड हो गया। 3 गो सही है सर, 1 2 4, 1 2 4। यहाँ पर आप देखिए, तो यानी 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी मार देंगे। किन्हीं को प्रॉब्लम है, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर बोलिएगा कि नहीं हमें प्रॉब्लम है। हाँ, हम कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में पढ़ जाते हैं, तो इनका हो सकता है यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, ये हम मानते हैं। ठीक है, चलिए सर मैथ में आइए। 31 नंबर मैथ में क्या दिया हुआ है सो देखिएगा। प्रश्न दिया हुआ है क्या कि गीतांजलि ने माला बनाने के लिए कुछ मोती खरीदे हैं और उसके पास 10 मोती के कुछ पैकेट भी थे और साथ ही कुछ खुले मोती भी थे। प्रत्येक मोती का कीमत 50 पैसा थे और 10 मोतियों के एक पैकेट खरीदने में 1 रुपया कम देता है सर। तो वह मोती इस प्रकार खरीदती है कि कुल मोतियों की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सम संख्या है। ठीक है, यदि ज्यादा से ज्यादा छूट लेती है तो उसका दुकानदार को कितना देगा। देखिए प्रश्न है क्या कि सबसे सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा बताइए? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 98 मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से भी होना चाहिए क्योंकि 99 नहीं है, 100 तो 3 अंक का हो जाएगा। एक पैकेट में मोती की संख्या कितनी है सर? एक पैकेट में मोती की संख्या, एक पैकेट में मोतियों की संख्या चाहे मोती की संख्या कितना है? 10। यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 मोती का है कुछ पैकेट। चलिए ठीक, अगला दिया हुआ एक मोती का कीमत, मोती का कीमत निकालिए, मूल्य भी लिख सकते हैं। कितना है? यहाँ देख सकते हैं 50 पैसा, 50 पैसा हमने ले लिया। चलिए अगला देख सकते हैं कि एक पैकेट की छूट। चलिए एक पैकेट की छूट, एक पैकेट की छूट, एक पैकेट की छूट कितना है? एक पैकेट खरीदते हैं तो 1 रुपया कम देना पड़ता है ना, तो यहाँ पर 1 रुपया कम देना है। चलिए 1 रुपया कम, तो 10 पैकेट खरीदे आप। कितना पैकेट आप खरीदे हैं? तो 10 पैकेट वाला मोतियों, तो 10 पैकेट वाला मोतियों, 10 पॉकेट वाला मोतियों था। हाँ ठीक था, 10 पैकेट वाला मोतियों था और 10 पैकेट मोतियों के खरीदने पर 1 रुपया कम देता है, तो उस प्रकार के मोती। चलिए निकालते हैं कि 10 मोतियों वाली पैकेट, वाली पैकेट, तो 10 मोती वाली पैकेट की कीमत, कीमत देखिए सर, अब यहां पर एक दिमाग लगाइएगा सर। मोती का कुल कितना मूल्य है सर? 50 पैसा। 10 मोती की संख्या है सर, तो 50 पैसा 10 मोती, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका कीमत निकला 5 रुपया। 5 रुपया निकला ना। अब 1 रुपया ओकरो में आप कम दे दिए तो क्या रुपया बचा आपका सर? तो कहिएगा 4 रुपया। यहां तक समझे कि नहीं? फिर से समझिए सर, मोती की संख्या 10 गो हो गया, अब मूल्य जो है कितना 50 रुपया के हिसाब से 10 गो की कीमत क्या रुपया, तो कह दीजिएगा 5 रुपया है। और ये आप कह रही है पहली प्रश्न बोला है कि 1 रुपया छूट देता है, तो 1 रुपया छूट देगा तो कितना बचेगा? 4 रुपया। तो यहाँ तक तो आपको एकदम सही चल गया होगा। किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं, नहीं होगा। अब कुल मोतियों की संख्या अगर हम निकालते हैं सर 98 है। देखिए कुल मोतियों की संख्या, मोतियों की संख्या 98 है ना, तो 98, तो 98 आपका दिया हुआ है। तो यानी 9 पैकेट, कितना पैकेट? तो 9 पैकेट, तो यहां पर आपका हो गया 9 पैकेट, 9 पैकेट, पैकेट 9 पैकेट। अब यहां पर बचा कितना? 9 पैकेट, तो बचा 8 गो, तो 8 गो के क्या कर सकते हैं?
9, तो 8 ही बचा ना। हाँ, 9 पैकेट बचा, 9 पैकेट हुआ। अब 8 गो बच गया मोती। ठीक, 9 पैकेट, 9 गुने 4 प्लस 4, 4 4 8, 4 4 8, 9 4 36, 4 9 पैकेट, 4 ठो बचा हुआ। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 40। तो कुल मोतियों का कितना निकल गया आपका? जो कि 9 9 पॉकेट प्लस 60, तो 90 प्लस 60 करेंगे। यहाँ पर सही समझिए, 90 प्लस 60, 8 गो मोती बचा आपका। ठीक है, तो 8 का अगर मोती बचा, देखिए 8 मोती इधर बच गया आपका। ठीक, कुल मोती आपको बताए हैं, कुल बड़ी संख्या है 98, तो यहाँ पर आपको 9 पॉकेट तो आराम से निकल गया, बचा 4। ठीक है, फिर बचा आपका 4, तो यहाँ पर आपको पहले ही बोल दिया है कि 9 पॉकेट का कीमत 4 रुपया के हिसाब से। तो भैया 4 रुपया के हिसाब से कितना हो जाएगा? तो 4 रुपया के हिसाब से मेरा 9 चक 36 तो हो जाएगा, लेकिन 4 4 तो आपको और बच रहा है ना, कि मतलब 9 पॉकेट आप खरीदे हैं। ठीक है, 9 पैकेट खरीदे हैं, तो 4 रुपया आपका क्या करते हैं, 4 रुपया पहले आपको बताए थे, तो 4 रुपया प्लस भी हो जाएगा। तो 9 4 36, सॉरी 9 4 36 नहीं, 9 चक 36 और 4 40। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक ही आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का। किन्हीं को प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न आइए, 32 नंबर प्रश्न देखिए। 32 प्रश्न, जब किसी संख्या को शून्य से विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या होता है? ज्ञात नहीं कर सकते हैं सर। शून्य से अगर भागा दे सकते हैं तो क्या आप अनंत आता है, अनंत। ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्या हो गया? ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और 31 का आपका राइट आंसर अभी आपको बताए भी थे, तो 31 का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 40 है। चलिए 33 में आइए। अंक आपको यहाँ पर देखिए, अंक दिया हुआ है 0 1 4 और 7 के बिना दोहराए यदि एक प्रयोग किए जाने वाली 4 संख्याओं से बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर। इसको सर यहीं पर बना दे सकते हैं सर, बहुत लंबा नहीं था, बहुत छोटा था। बोला बिना दोहराए आपने सबसे बड़ा संख्या लिखी, तो सबसे बड़ा संख्या 7 4 1 0, और सबसे छोटी संख्या तो 0 आगे मत दीजिएगा, आगे 1, उसके बाद 0। ठीक है, उसके बाद 4 और उसके बाद 7, सबसे छोटी हो गया। दोनों को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 63 63, तो 63 63 है, एक ही में तो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया, 33 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करने वाले हैं आपसे 34 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे भिन्न का अंतर ज्ञात करें, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। चलिए, तो अब यहाँ प्रश्न पे आप देख सकते हैं क्या कि सबसे भिन्न और अंतर में जो है, फर्स्ट में 3/4, तो 3/4 का कितना है पॉइंट? 0.75 है। इसके बाद फिर आपका दिया हुआ है 1/2, 0.5 है। इसके बाद फिर आपका आ गया 1.4, 0.25 है। 2.3 इसका, देखिए इसका सिर्फ अभी हम दशमलव लिख रहे हैं। 2.3 का आपका आ जाएगा 0.66 आएगा। 3.5 का आप लिख सकते हैं 0.6, और 5.6 को आप लिख सकते हैं 0.83। तो अब बताइए कि इनमें से आगे सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 75 है, मान लेते हैं 75, 75 पैसा बोलेंगे, ठीक है। 75 है, 50 है, 25 है, 66 है, 60 है, या तो 6 मान सकते हैं, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 83। तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं कि सबसे जो बड़ा है यही आपका है 83। तो बड़ा कौन सा हो गया? कहेगा 5/6 हो गया। और सबसे छोटा आप बात कर रहे हैं, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? 75 है, ये 50 का मतलब हो गया 50, इसके बाद 25 पैसा, 66 पैसा, 60 पैसा, ये 60 हो जाएगा, 83 पैसा। तो 25 पैसा वाला खत्म है, सबसे छोटा है, खत्म नहीं है, छोटा है। अंतर, अंतर का मतलब हो गया घटाओ। अब ये दोनों को घटा दीजिए, तो जब ये दोनों को अगर हम घटा देते हैं तो एलसीएम ले लेते हैं, तो 10 माइनस कितना हो जाएगा? 3, यानी 7/12। तो 7/12 है कि नहीं रहा है? राइट आंसर इसका हो गया। अगला प्रश्न दिया हुआ है 35 में, बहुत अच्छा प्रश्न है कि फलों का मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं। चलिए दिया गया हुआ है, स्नेहा नाम का एक लड़की है, ठीक है। स्नेहा नाम का एक लड़की है जो 3.5 किलो तरबूज, देखिए 3.5 किलो तरबूज, तो 3.5 किलो तरबूज का कीमत कितना है? ए निकालिए। तरबूज कहाँ है सर? ए है। 3.5 किलो तरबूज बेचारी खरीदी है, ठीक है, यानी 3 रुपया 50 पैसा, 3 रुपया 50 पैसा। किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। 3.5 के 3 रुपया 50 पैसा हम किए, इसका मूल्य कितना हो जाएगा? 78 रुपया 75 पैसा। ठीक, चलिए अगला आते हैं। 2 किलो आम, चलिए 2 किलो आम, आम कहाँ है सर? ए। चलिए 2 किलो आम भी ले लीजिए, 2 से गुना, कितना से गुना? 2 से गुना।
तो इसका गुना करेंगे तो 161.20 चलिए अगला आइए, 1.5 किलो सेव। चलिए 1.5 किलो सेव, तो 1.5 किलो सेव का कीमत ये हो गया 0.5। 0.5 1.5 किलो सेव का कीमत कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 180.75। चलिए अगला देख लेते हैं, सेव। उसके बाद फिर बोला है क्या, सेव और 3/4 अंगूर, यानी 3/4 अंगूर। ठीक है, देखिए इसी में तो आप लोग मिस किए होंगे, 3/4 दिया हुआ है, ये 3/4 है ना, तो 3/4 किसमें, अंगूर का कीमत है ना, हाँ 3/4, ये आपको 3/4 लेना होगा, 4 से इसको आपको भागा देना होगा। ठीक, अब आगे जितना आएगा आपका मतलब इतना ही आएगा, 82.80। ये आपका पूरा निकल गया, फलों का पूरा, यानी जी पूरा आप निकाले ना, पूरा फल को जोड़ लीजिए। ठीक, और 2000 का नोट दिया, ठीक तो है, पूरा फल को अगर हम जोड़ते हैं जितना रुपया है, पहला रुपया कितना है 61 रुपया 20 पैसा, प्लस दूसरा है 180 रुपया 75 पैसा, और 180 रुपया तीसरा आपका कौन सा हो गया 78.75, और चौथा आपका कितना हो गया 82.80। कुल कितना आ जाएगा मालूम है, कुल अगर हम जोड़ेंगे तो 503 रुपया आएगा, 503 रुपया 50 पैसा। 2000 रुपया है बेचारी के पास, 2000 से माइनस 503 रुपया 50 चला गया, घटा दीजिए, तो इसका राइट आंसर 1496 रुपया ये आपका आ जाएगा, घटा के आप देख लीजिएगा 1496। ठीक है, 2000 में 503 यानी 503 रुपया 50 पैसा घटाएंगे तो यहाँ आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका समझ गए होंगे। 36 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षिका ने चौक के टुकड़े उठाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया है। विद्यार्थियों को एक निश्चित समय से ज्यादा चौक उठानी थी। हिना, रीना, मीना, विजू और मिगी 5 सबसे अच्छे विद्यार्थी हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे अच्छा विद्यार्थी है, देखते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, हिना के पास मिजी से ज्यादा चौक थे। दूसरा दिया हुआ है क्या, मिगी बीना से ज्यादा चौक इकट्ठी नहीं कर पाए। तीसरा है लीना बीना से कम और मिनी से ज्यादा चौक मिली। चौथा क्या है कि बिजू विजेता है लेकिन हिना दूसरे स्थान पर नहीं, वो दूसरे स्थान पर है, दूसरा पुरस्कार किसे मिलेगा। ठीक है, तो देखिए 36 नंबर जो प्रश्न आपका है, यह आपका जो है इसको जब तक नहीं बनाएंगे तब तक उपाय नहीं है। ठीक है, बना ही देते हैं। चलिए मान लेते हैं यह लाइन हो गया। ठीक है, पहला क्या दिया हुआ है, स्वतंत्रता दिवस पर चौक उठाने के टुकड़े के प्रतियोगिता का आयोजन किया है। आयोजन के नीचे समय से चौक उठाई, 4 को व्यक्ति है, 4 को बच्चे बहुत है। हीना के पास मिगी से ज्यादा है, हीना मान लेते हैं हीना ये हो गया क्या आपका सर, हीना हो गया। ठीक, हीना। अगला ले लेते हैं हीना के पास ज्यादा, मिगी बिना चाक इकट्ठा नहीं कर सकी। मिगी बेचारा इससे भी नहीं कर रहा, तो इससे छोटा पॉइंट लीजिएगा मिगी। ठीक है, हीना ज्यादा है इससे। ठीक, अगला पढ़िए तीसरा में, लीना को बीना से कम और मिगी से ज्यादा चौक है। लीना नाम का कोई व्यक्ति है, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है यानी इतना ज्यादा हो गया। ठीक है, ये लीना हो गया। अगला बीजू विजेता है, चलिए बीजू क्या हो गया, विजेता, तो बीजू विजेता हो गया यानी सबसे ऊपर, सबसे ऊपर कौन सा हो गया, बीजू विजेता है। लेकिन हीना दूसरे स्थान पर, ओहो इससे भी एगो छोटा है, तो इससे थोड़ा बड़ा। ठीक है, इसका नाम बीजू हीना है, कौन सा नाम हो गया, हीना। हीना दूसरे स्थान पर नहीं है, तो हीना दूसरे स्थान पर तो नहीं है। ठीक है, दूसरे पुरस्कार किसे मिलेगा, ओहो दूसरे पुरस्कार किसे मिलेगा, तो कौन कौन व्यक्ति हो गया, बिजू हो गया, रीना हो गया, हीना हो गया, मिगी हो गया, और कोई है हीना, हीना आपका कंप्लीट, हीना तो ही गया, लीना है, लीना भी हो गया, बीना नहीं है सर, यही होगा, मिगी तो है, मिगी है, तो वीना दूसरा स्थान पर कौन होगा, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरे स्थान पर कौन होगा, वीना होगा। तो क्या सेकेंड 36 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 36 का राइट आंसर वी हो जाएगा। देखिए कैसे बना,
कुछ कुछ ऐसा प्रश्न हो जाता है ना कि बिना बनाए हुए उपाय ही नहीं है। अगला 0.50 या 50 पैसा, ये 5.0, और 0.70 में से कितने दशमलव संख्या होगी। तो कितने सम होगी, संख्या होगी, आराम से निकाल सकते थे। 37 में किसी को प्रॉब्लम नहीं, असंख्य है। कितने हैं, असंख्य। ये मत सोचिएगा कि 0.1 एक है, कोई कितना 19 मारा होगा। हाँ लिखा है 19 मारा होगा, हम देखे होंगे, चेक करेंगे कल इसको। अगला ये एक सम त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में से निम्नलिखित को कथन को पढ़िए। पहला क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज में कोण 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का है, उसका क्षेत्रफल 6 और 4 सेंटीमीटर है, भुजाएं का आकार का क्षेत्रफल है। दूसरा है कर्ण और आधार का बीच का अंतर 6 है, और लंबवत जो अंतर आपका दिया हुआ है कितना है, 3 है। चलिए इसको बिना बनाए हुए कोई उपाय ही नहीं है, 38 बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए माना कि कर्ण, तो कर्ण की माप क्या मान लेते हैं, x मान लेंगे, जिसको कुछ ज्ञात नहीं x। एक ही आपको सम आकार का त्रिभुज ले लिया है, इसका नाम C ले लेते हैं, इसका नाम B ले लेते हैं, इसका नाम A ले लेते हैं। 90 डिग्री है, क्षेत्रफल इतना आयत का समान ही है, आधार से अंतर इसको x मानेंगे तो इसका अंतर कितना होगा, x माइनस 3, 6 आ x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको, लंब जो मेरा हो गया x माइनस 3, और कर्ण जो मेरा हो गया, कर्ण तो ये तो x है, ये माप जिसको मान रहे हैं, आधार इसको क्या मान लेंगे, आधार मान लेंगे x माइनस 6, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब आइए अच्छी तरह से हम जानते हैं इसका फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। कर्ण तो एक्स स्क्वायर है, ये है। लंब कितना हो गया, एक्स माइनस 3 स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 6 स्क्वायर। यहाँ सही से देखिएगा, एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, उसके बाद फिर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 3 दूनी 6 प्लस में हो जाएगा माइनस 2ab यानी 3 दूनी 6, नहीं 3 3 9 हो जाएगा ना, 3 से 3 बी स्क्वायर। इसका बाद एक्स स्क्वायर माइनस 6 से 6 गुना करेंगे प्लस में 6 36 और 2ab 2 से गुना करेंगे 12। चलिए एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए कितना हो गया 9 और 36 जोड़िए, एक्स कितना है एक्स, यहाँ पर ये भी जोड़ सकते हैं, एक्स कितना है एक्स, तो कहिएगा 2x। 9 और 36 कितना हो जाएगा, तो कह दीजिएगा 45 होगा ना, 9 और 36। अब बताइए यहाँ पर यह माइनस में 6 और माइनस में कितना है 12, तो -6 और -12, तो आप यहाँ पर ये भी ले सकते हैं, -6 और -12 प्लस है, प्लस को जोड़ दिए, ठीक तो किए, प्लस को आप जोड़ दिए, ठीक, और माइनस माइनस प्लस, ठीक, बहुत अच्छा। 12 6 18। अब दो गो संख्या निकालिएगा सर, ठीक है। दो गो संख्या निकालने पर हमें क्या आता है, जो गुना करने पर आपको कितना आना चाहिए, 18, और वही नहीं ना, अभी और बनेगा, 1 मिनट। x है या 2x है, 2x को इधर लेकर आइएगा माइनस में, इसको सही से आप सजा सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम सजाने का प्रक्रिया करते हैं, यह a प्लस बी के होल स्क्वायर है ना, तो ये x हो जाएगा, a भी तो x ही हो जाएगा, 45x, नहीं ax हो जाएगा 18x, तो ये आपका हो जाएगा 18x, और माइनस में, और प्लस में कितना का हो जाएगा 45, ये x नहीं होगा, ये दोनों को घटा दीजिए, तो 2 में से 1 से चला गया, -x में आपका हो जाएगा 18x आपका आ जाएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा 45, तो -x को ही हटाइए, ठीक है, जो माइनस है, ये आपका प्लस है तो इसको इधर लेकर आ जाएंगे माइनस में, तो ये तो आपके ध्यान में कर देंगे प्लस में, तो प्लस में आपका हो जाएगा 45, 45 9 45 इक्वल है, इक्वल के बाद इधर लाते हैं तो प्लस में, माइनस है प्लस है तो इसको इधर लेकर आ गए माइनस में। चलिए ठीक, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या, कि दो संख्या आपको ज्ञात करना है, गुना करने पर कितना आ जाना चाहिए, गुना करने पर 45 आना चाहिए, और वही दोनों संख्या को जोड़े घटाएं तो मेरा कितना आना चाहिए, 18 आ जाना चाहिए। तो इसका आराम से निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस में 3x प्लस में 45, नहीं नहीं ये 3 नहीं होगा, 15 और 3 तो 45 होगा, लेकिन 15 3 हाँ आराम से होगा, 15 3 45, ठीक था। एक का वैल्यू दो, एक्स कभी कभी देख रहे हैं ना कैसे बन रहा है, एक्स प्लस माइनस कर देंगे 15, दोनों इक्वल है, ये दोनों में से एक बाहर निकाल दीजिए, कॉमन ले लीजिए, और बचा x माइनस 10 इक्वल 0, जो माइनस में आंसर आता है उसको प्लस कर देते हैं,
ये भी तो प्लस माइनस में, तो इसका भी आंसर प्लस में कर देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 15 और 3 हो जाएगा, 15 3 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर, तो 38 यानी 38 की अगर हम बात कर लेते हैं, तो 38 का मेरा राइट आंसर की अगर हम बात कर लेते हैं, कथन एक में दिए गए उत्तर के लिए पर्याप्त है। पर्याप्त कहाँ से है? उत्तर प्रश्न डेटा प्राप्त है। दूसरा, केवल बी में दिए गए डेटा प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, एकदम पर्याप्त है, केवल बी दूसरा कथन में, एक वाला नहीं हम दिए थे ना। चलिए दूसरा सही है इसका, इसका जो सेकेंड वाला है दो वाला वही सही आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। एक ठोस प्रश्न देखिएगा, 39 नंबर दिया हुआ है। एक ठोस आकृति जिसकी सभी सतह एक समान है, वह आकृति हो सकती है या नहीं? जिनकी सभी सतह एक समान है। ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छा दिया हुआ है 39 में कि प्रश्न सभी का होगा, लेकिन कौन सा है मालूम है? कौन सा एक समान का है? तो देखिए, तो एक समान कौन सा है? तो निगेटिव आकृति नहीं है, घन तो है सर, घन भी है, ये चतुर्फल भी है और अष्टफल भी है। अष्टफल भी एक समान है, एक समान सतह ही है। ठीक है, लेकिन बोला नहीं है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये और ये और ये है। अगला, ये एक आयताकार कागज का क्षेत्रफल इतना है, परिमाप इतना है, तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। आराम से बना सकते थे, कुछ था नहीं, इसको भी आप बना सकते हैं। प्रश्न दिया हुआ है 40 में, 40 का देखिए, 40 नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ है क्या कि आयत का परिमाप लिख लेते हैं। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप कितना हो जाएगा? चलिए ठीक, तो परिमाप बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही ना जानते हैं। 2 से गुना करेंगे तो एल 2 ही आ जाएगा, 2b कॉमन ले लीजिए, क्योंकि कॉमन ले लेंगे तो 29 हो जाएगा। चलिए इसका आधा 27 दूनी 54 होता है 29। ठीक, ये 29 है सर, देख लीजिएगा। अगला दिया हुआ है क्षेत्रफल की बात बोला है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई अच्छी तरह से जानते हैं। तो एल गुने बी, एल गुने बी कितना है? 208। समीकरण कितना कर देंगे? 2 में। चलिए समीकरण ही चलते हैं, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो फर्स्ट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? एल प्लस बी। ठीक है, एल प्लस बी और 29 ही है ना, एल प्लस बी इक्वल 29। सेकेंड का कितना दिया हुआ है? एल मल्टीप्लाई बी बराबर 208। एल प्लस बी, इसको निकालिए वैल्यू, तो एल प्लस बी इसमें अगर हम दे देते हैं एल मल्टीप्लाई बी, ये दोनों को गुना किया हुआ है और दिया हुआ है 208, 208 दिया हुआ है, और एल प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है। तो समीकरण एल आपका हो गया 29 माइनस एल, 29 माइनस एल। ठीक है, अब बराबर 208, 208 एल से गुना ई करेंगे सर तो इतना एल, एल गुना करेंगे तो एल स्क्वायर बराबर 208। एल स्क्वायर को बाहर लेकर आइए, नीचे आइएगा, देखिएगा एल स्क्वायर को बाहर, माइनस से उसको उधर लेकर चल जाएंगे, प्लस है तो उसको उधर लेकर चल जाएंगे, तो माइनस में प्लस 208 लीजिए। फिर वही दो को संख्या गुना करने पर 208 आना चाहिए, और वही जोड़ के घटा दे, तो एल स्क्वायर माइनस 16 एल और माइनस 13 एल प्लस 208, तो 16 एल है या 13 एल है, तो 16 में से 13 माइनस माइनस प्लस जुटेगा ही, इधर गुना कीजिएगा, देख लीजिएगा इतना आएगा, ये 2 एल हो गया, एक अंदर बाहर 16 दे दीजिए, एक एल यहाँ बचा सर, तो 13 ये हो गया, फिर एल यह भागा दे दीजिए माइनस में, 208 को भागा दीजिएगा 16 मराते, देखिएगा आप एल माइनस ये एल है, एक मत समझ जाइएगा। चलिए इसको हम बड़े लिख लेते हैं, तो एल माइनस 16 एगो आया, और एक आपको जो लाए हैं यह आपका एल माइनस 13 इक्वल 0, माइनस की आंसर आया है सर, तो प्लस में कर देंगे, तो लंबाई मेरा कितना निकला? एक इतना, और एक जो चौड़ाई जो हो जाएगा वो कितना निकल जाएगा? 13 निकल जाएगा। तो 16 और 13 आंसर है, 16 13 आंसर। चलिए 40 का राइट आंसर आपका कौन सा हो गया? बी हो गया।
41 नंबर प्रश्न की ओर से हम चलते हैं। दिया हुआ है क्या कि मंगलवार की 2 दीवार घड़ियां नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर 21 बजे चालू की जाती है और दोनों दीवार घड़ियों एक घड़ी में सॉरी 1 घंटे में क्रमशः 3 मिनट और 5 मिनट तेज हो जाती है। तो दूसरी दीवार घड़ी में कितने बजे होंगे यदि पहले दीवार घड़ी जो 1 घंटे 3 मिनट में तेज हो जाती है और बुधवार के 6:27 को समय दर्शाती है। यह आपका 41 नंबर प्रश्न है। तो चलिए 41 नंबर प्रश्न की ओर से चलते हैं, देख लेते हैं। 41 पहली दीवार पर तेज घड़ी 3 मिनट है ना। पहली दीवार घड़ी 1 घंटे में तेज होती है। 1 घंटे में तेज कितना होती है सर? 3 मिनट। और दूसरा घंटे में तेज 5 मिनट। एगो 3 मिनट, एगो 5 मिनट। बुधवार समय, चलिए प्रश्न से चल रहे हैं। बुधवार सुबह 6 बजे। मंगलवार 21 बजे। कुल समय 9 घंटा। कितना घंटा? 9 घंटा। देखिए यहाँ आप समझिएगा, पहला जो दीवार दिया हुआ है ना, जो पहला जो है, पहला घड़ी, यहाँ पर पहला लिख देते हैं। पहला घड़ी ऐसे समझिएगा, पहला घड़ी 1 घंटे में 3 मिनट, ठीक। और दूसरा जो घड़ी है, दूसरा घड़ी आप देख रहे हैं 1 ही घंटे में 5 मिनट। तो देखिए यहाँ पर आपको अच्छी तरह से दिया हुआ है कि मंगलवार को 21 और बुधवार को जो होता है ना, बुधवार को 6:27। तो हम आगे 6 बजे तक निकाल देते हैं, ठीक है। तो बुध या मंगल को 21, मंगल को कितना हो गया? 21। और यहाँ हो गया 6:27। चलिए दोनों ले लेते हैं। कुल समय 9:27, यानी 9 घंटा कितना? 60 में 27 गया, कितना बचा से बताइए। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे अच्छा हम ट्रिक आपको बताते हैं। सबसे यहाँ 9 घंटा रहने देते, ठीक है। कि यहाँ पर क्या बोला है कि 6 बजे सुबह 6:27 का समय प्रदर्शित करती है। हाँ, तो 27 रहने दीजिए, अभी डायरेक्ट निकालिए। पहला कितना निकला? 9। तो 9 घंटा ई हुआ, तो 9 घंटा का जो 3 मिनट होगा वो कितना हो जाएगा? 27। और 9 घंटा का जो 5 मिनट बेचारा हुआ वो कितना मिनट हो जाएगा? 45। तो कितना आपका हो जाएगा? तो 45 आप बताइए। 6:45 को दर्शाएगी। तो क्या 6:45 है? एकदम है, राइट आंसर हो जाएगा। कैसे निकला देखें। 27, देखिए 27 अभी आप रखे थे ना, तो बोलेंगे 27 हम बाद में बताएंगे। तो 27 यहाँ आपका हो गया खत्म, बचा 45। तो 9:45, तो 9:45 यहाँ पर आप 6:45 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6:27 को समय दिखाएगी, लेकिन 27 नहीं बताएगी कितना? 5 मिनट के अनुसार 6:45 बताएगी, ठीक है। अगला आइए 42 का। शहर में ऑटो रिक्शा का किराया दिया हुआ है। चलिए ठीक। प्रश्न बोला है क्या राजू के घर से ऑटो के किराया के लिए 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यात्रा पूरी करने के पश्चाताप उसे कितना किराया देना होगा? ठीक है। 42 नंबर प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। कुल दूरी आराम से बना सकते हैं। कुल दूरी कितना है? 7.5। तो 7.5 को अगर हम किलोमीटर में एक्टिवेट करें सर, तो 6 किलोमीटर हो गया और 1.5 किलोमीटर हो गया। 6 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर, ठीक। तो 6 गुने पहला निकालिए कितना? 1.5 किलोमीटर का इतना देता है, ठीक। और 15 1.5 किलोमीटर से अधिक इतना और न्यूनतम इतना। आराम से तो बना सकते हैं, कुछ तो था नहीं प्रश्न में। 6 गुने 9.5, 6 गुने 9 गुने 5, क्योंकि अधिक है। चलिए प्रश्न प्लस में 2 पॉइंट कितना दिया हुआ है? 1.5 का कितना दिया हुआ? 25 रुपये। ये दोनों के गुना 57 रुपये।
और जीरो में 25 पैसा, उसमें 25 रुपया, 57 रुपया 25 रुपया, 82 रुपया, राइट आंसर। अगला देखिए 43 में संख्या दिया हुआ है, आराम से कल ही बताए थे कि बाबू रे ऐसा जब रहेगा तो ऊपर 2 प्लस है, 4 2 6, फिर ऊपर चल जाएंगे, फिर 2 प्लस है, 6 6 2 8, फिर ऊपर चल जाएंगे, 2 प्लस है, 8 2 10, ठीक, तो 8 2 10, नीचे आइए, 3 2 3 3 6, 3 3 6, और फिर 3 दिया हुआ है तो 6 3 9, फिर 3 प्लस दिया हुआ है 12, 12 3 15, 12 3 15, ऊपर 2 प्लस नीचे 3 प्लस, 44 का ये एक कक्षा 9 विद्यार्थियों की लंबाई इस प्रकार की है, 9 विद्यार्थियों की लंबाई दे चुका है, ठीक है, 44 में आराम से बना सकते थे, कुछ थोड़ी था। पहला कितना दिया हुआ है, और भी तो प्रश्न है, देख लेते हैं। माध्य प्लस बहुलक, अमाध्य माइनस बहुलक, ठीक है, 9 विद्यार्थी है ना, थोड़ा प्रश्न को यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरा जगह खाली है 44 में। तो सबसे पहले क्या करें, आरोही क्रम में सजाइए आप, आरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। तो सबसे आरोही क्रम में क्या करेंगे, सबसे छोटा इसमें कौन सा हो गया, 124, 124 के बार है, 3 बार है, नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार, चलिए 124 के बाद फिर कौन सा हो गया, 126, 126 के बाद कौन सा हो गया, 128, 128 2 बार है, 128 2 बार, फिर 130 और है 130, 9 विद्यार्थी है ना, फिर 130, 130 130 और है 130, 131 भी है, 131, चलिए सज गया सर आरोही क्रम में। माध्यमिका अच्छी तरह से जानते हैं सर, क्या पूछा है, माध्यमिका ज्ञात करें। तो माध्यमिका का मतलब क्या हुआ कि जो बीच में आवे, 9 गो है, 3 ठो एने, 3 गो एने ले लिए, चलिए एक इधर एक इधर, यानी 4 इधर 4 इधर, बचा कितना, 128, 128 आपका क्या आया, बीच में आया, तो 128 आपका माध्यमिक हो गया। प्रश्न क्या बोला, माध्यमिक प्लस बहुलक, तो 128 प्लस बहुलक, बहुलक किसे कहेंगे, जो सबसे ज्यादा आवे, सबसे ज्यादा, देखते हैं सबसे ज्यादा कौन सा संख्या है, 124 है सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से, क्योंकि 3 बार है, हाँ 124 ज्यादा है तो 124 ही तो लिख दी, ज्यादा थोड़ी करना है। अगला माध्य, चलिए अंतर, अंतर बोला तो घटा दीजिए, ये दोनों को जोड़ देंगे, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 252, नीचे घटा देंगे 4, भागा दे देंगे 63, राइट आंसर। 45